हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि हमने क्लास 9th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसके जो फर्स्ट टू पार्ट्स हैं दैट इज ए एंड बी, उसको हमने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो सी पार्ट है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। एंड एक बात आपको मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा कि इस पर्टिकुलर पार्ट के जो नोट्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहां से जाकर बेटा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैलेंस शेल क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो पहले हम उसी को स्टडी करने वाले हैं। सो देखिए बेटा, ये है डेफिनेशन आपके वैलेंस शेल की एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। सो देखिए बेटा, क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी एटम का, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी आउटर मोस्ट शेल पर, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए बेटा कि मेरे पास है एक हाइड्रोजन का एग्जांपल देता हूँ। किसका? हाइड्रोजन का एग्जांपल देता हूँ। अब इस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे कि इसको हम 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये जो नीचे वाला है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है। और ये जो ऊपर वाला है ये आपका मास नंबर होता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताता है। जो हाइड्रोजन है बेटा, जो मैंने अभी आपको दिखाया है 1H1, इसमें कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका एक एटम बनाऊं, तो एटम के अंदर मैं मतलब एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो वो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा कि आपके पास यहाँ पर बेटा न्यूक्लियस है, और यहाँ पर बेटा इसके अराउंड सिर्फ एक ही आपके पास जो ऑर्बिट होगा, जिसको इमेजिनरी बेटा जो ऑर्बिट कहते हैं, ये वो है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका आउटर मोस्ट शेल यही कंसिडर करेंगे, और क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, तो इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको एक एग्जांपल और देता हूं बेटा मैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास है कार्बन। क्या है? कार्बन है आपका। अब कार्बन को कैसे लिखते हैं बेटा, पहले समझो। मेरे पास आएगा बेटा 6, यहाँ पे इसका जो है जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, और मास नंबर बेटा इसका 12 होता है। यही नंबर डिसाइड करता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 एंड 4 पे। कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट बी के अंदर फुल डिटेल में समझाया हुआ बेटा कि ऐसा कैसे करते हैं। पहला जो शेल होता है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की होती है, उसके बाद 8 की कैपेसिटी होती है, उसके बाद 18 एंड सो ऑन मैंने आपको बताया हो। और कैसे 8 होता है या 18 रखते हैं, वो क्या करना है, मैंने उसके बारे में बहुत डिटेल्स में आपको मैंने सारा कुछ बताया है। प्लीज वो वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज उस वीडियो के अंदर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से पहले इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं नीचे बनाऊंगा, हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में मुझे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों बताने होते हैं। तो प्रोटॉन कितना है बेटा, इसमें 6 है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये जो आपको मास नंबर मिल रहा है, इसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए हैं तो मुझे क्या करना है, 12 में से 6 को माइनस कर देना है। आपका आंसर बेटा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बेटा, इसमें 6 है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो इसके शेल बनेंगे। जो पहला शेल है उसमें आपके पास आएगा बेटा एक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो उसके बाद वाला शेल है उसमें आपके बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये जो सबसे बाहर वाला शेल है बेटा, इसी को हम कहेंगे एज अ वैलेंस शेल। क्या कहेंगे बेटा, इसको वैलेंस शेल का नाम देंगे। और ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में देख रहे हो इनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास बेटा वैलेंस शेल है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल का मतलब क्या है
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका मतलब क्या होता है। अब मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ बेटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है इसके अंदर कि द केमिकल, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are decided by these valence electron। क्या मतलब है बेटा इसका? देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, जब कभी भी दो एटम्स आपस में मिलते हैं, उनके अंदर बेटा 2-3 तरह के बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं, जो हमने आगे जाके स्टडी करना है। तो जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, तो यही आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं उस केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे NaCl बनाना है, सिंपल एग्जांपल दूंगा, मुझे NaCl बनाना है, तो Na सोडियम होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन की बात करूं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन को दे देता है, जिससे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आगे जाके समझाऊंगा, इसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। हम आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मुझे NaCl बनाना था, तो यही वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टेक प्लेस या टेक पार्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। सो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है, तो आप प्लीज इसको नोट कर लें कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की, वो कौन डिसाइड करता है बेटा? वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिसाइड करते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स है सपोज, ठीक है, मान लो मेरे पास ए एलिमेंट है और मान लो मेरे पास बी एलिमेंट है, अगर इन दोनों के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा दे बोथ विल शो सिमिलर, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी। मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं। तो एक बात बेटा प्लीज ध्यान से समझना कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट है और उनके आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगभग सेम होती है। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? मैं मतलब समझाऊंगा बिल्कुल बेटा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ना, अगर एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं फिर से लिखता हूं बेटा, दैट इज मेरे पास क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन हो। वो सारे के सारे बेटा क्या कंसिडर किया जाते हैं? एज अ मेटल उनको कंसिडर हम करते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। हाँ, इसमें एक्सेप्शन है बेटा, दैट इज एक्सेप्ट कौन पता है आपको? हाइड्रोजन, बिल्कुल, या हीलियम, ठीक है। तो ये दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन में ना बेटा वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल स्टेबल बन भी सकता है। तो कभी कभार एज ए मेटल ट्रीट करता है, कभी कभी एज ए नॉन मेटल ये ट्रीट करता है। वैसे हम इसको नॉन मेटल की कैटेगरी में ही लेके चलते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इसलिए नहीं, जहां तक हीलियम की बात है बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हाईली स्टेबल होता है, इसको तभी नोबल गैस कहा गया है। तो इस चलते बेटा ना ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, तो ये हाईली स्टेबल होता है, तो इसलिए इस कैटेगरी से इन दोनों को बाहर निकाला गया है। एक सबसे बड़ी खास बात बताता हूँ बेटा इन एलिमेंट्स की, मेटल्स की खास तौर पे अगर मैं बात बताऊं, मैं आपके लिए लिख भी देता हूं अगर आप चाहें तो, कि दीज एलिमेंट्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयंस, बेटा आयंस क्या चीज होती है? अगर कोई मुझसे पूछता है ना बेटा कि व्हाट इज आयन, तो बहुत एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं बेटा। आयन ना एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं? या तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज किया जाता है, या तो बेटा उनको गेन किया जाता है।
तो इस तरीके से बेटा उनको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, मेरे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ये क्या होते हैं, हमारे पास एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम और एटम का मतलब क्या है ये भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, सोडियम का एग्जांपल दिया था बेटा। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा बेटा, इसमें से अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो बनेगा 2 8 और 1, जैसे ये बन गया। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो इससे बनता है बेटा आपका Na पॉजिटिव आयन। क्योंकि बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, इसलिए इसको केटायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, केटायन। अब यहां पे तो सिंगल एटम है और उस पर चार्ज पॉजिटिव है, तो इसको आयन कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए केटायन कहेंगे। एक बात और, आप आगे जाके कभी पढ़ोगे बेटा कि SO4 नेगेटिव। अब अगर आप देखेंगे सल्फेट आयन है, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दो एटम्स हैं। दो एटम तो कहने की बात है, यहाँ पे टोटल 5 है। अगर आप देखेंगे एक सल्फर के तो 4 ऑक्सीजन के। इस केस के अंदर इस पूरे कॉम्बिनेशन पे जो नेट चार्ज है वो 2 नेगेटिव का है। तो तभी मैंने कहा कि आइदर एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे अगर कोई चार्ज है तो वो आयंस होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं बेटा, वो आपके आयंस कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर। अब मैं बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक बार आपको अच्छी तरह से बता देता हूं, मतलब स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप देख ही चुके हैं कि अगर मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन जाएगा बेटा आपका 2 and 8। क्या बन जाएगा, 2 and 8। इसी वजह से मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है बेटा, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, मैं आपको ना बताने के लिए। तो सबसे पहले देखो, अगर आप अच्छी तरह जानते हो इसके बारे में, तो ऊपर 23 नंबर होता है बेटा इसका। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूंगा तो यार 11 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूंगा तो यार इसमें 12 हो जाएंगे। पहले में 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है, राइट। तो इसका मतलब है कि पहला जो शेल है इसमें आपके 2 है, 1 and 2। दूसरे में 8 है, तो भाई इसमें 8 मुझे बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और लास्ट वाले में बेटा 1 है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं, अदरवाइज लोड नहीं थी, कि आपको समझ में आए कि ये स्ट्रक्चर फिर दिखता कैसे है, उसके लिए सिर्फ। तो ये बेटा हो गया इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, हो गया बेटा इसका। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर हो गया इसका। लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, कितना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, अब हमें क्या दिखेगा बेटा, बस बात ये है कि ये वाला जो है एलिमिनेट कर दोगे, लास्ट वाला, क्योंकि अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो उसको एलिमिनेट कर दो। तो ये बन जाएगा बेटा आपको कुछ इस तरह से, जैसे कि मेरे पास फिर से बेटा P and N आप लिख देना। ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 12 आपका। अब इसमें एक शेल है जिसमें बेटा 2 हो गए, और आखिरी में बेटा हमारे पास 8 बच जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो इस तरीके से आपका कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, समझ में आया। देखिए उसके न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा वो उसके शेल में चेंज आएगा, शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चेंज आएगा। अगर तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो एक शेल खत्म ही होगा। मतलब अगर मैं कह दूं कि अगर मेरे पास ऐसा शेल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी जो बचा है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब एक अच्छी सी बात बताऊं बेटा, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गुड। तो यहां पे एक और मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं, प्लीज आप इसको लिखना कि दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा प्लीज इनको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए मैंने क्या बताया आपको, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा मैं क्या बता रहा हूं आपको, राइट। वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो मैंने अभी आपको बताया है मेटल्स के बारे में। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 हो तो उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जिसकी वजह से वो एक पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है, जिसको हम कैटायन का नाम देते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ता है आपने देख ही लिया। ठीक है, दूसरी बात, जिनमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाते हैं बेटा, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात बेटा प्लीज हमेशा याद रखना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब पता क्या होता है, कि जब आप सोडियम को किसी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में ये हेल्प कर देगा आपका।
मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोवाइड कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, खुद का इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, उसको प्रोवाइड कर देगा। इसलिए खुद एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, दूसरे को प्रोवाइड कर देता है, इसलिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है। सो याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद में से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा, ये तो मेटल की बात थी, अब हम बात करें नॉन मेटल्स की बेटा। देखिए सीधी सी बात है, अगर तो मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके पास या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो 6 हो, या तो 7 हो, उनके वैलेंस शेल के अंदर, राइट, कहां पे, उनके वैलेंस शेल के अंदर बेटा। वो जो हमारे पर्टिकुलर बेटा जी एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, एज अ नॉन मेटल उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन मेटल उनको कहा जाता है। ठीक है। अब नॉन मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है। ये भी आयंस बनाएंगे, बट ऑफ कोर्स एक्सेस ऑफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एग्जांपल देता हूं बेटा, नो इशू, अच्छी तरह एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर बेटा हमारा वैसे 17 होता है, ऊपर होता है 35.5, वैसे तो आपको समझाने के लिए अभी सिर्फ 35 दे रहा हूँ। 35.5 क्यों होता है मैं वो भी आपको समझाऊंगा, वो भी है आपके पार्ट में, मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। अब ऐसे क्लोरीन है 1735 है। अब अगर मैं 17 की कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 2, 8 और 7 बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अब क्योंकि देखो बेटा क्या होता है ना, अब आपके मन में आएगा सर ये एक देता क्यों है, लेता क्यों है इलेक्ट्रॉन, में आपको प्रॉपर्ली डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए बेटा एक बार समझो कि हो क्या रहा है। तो जैसे मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा, इसमें क्या होता है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से एक्सेस ऑफ, देखो मैं आपको भी बताइए एक एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम क्वांटिटी में होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक में कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बेटा या तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अब गेन किया है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाता है नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बेटा ये आ जाएगा 2, 8 और 8। तो बेटा इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तैयार हो जाता है। अब रहेगा कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात बेटा मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये खुद एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा आपका, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा याद रखें बेटा, जो अपने में से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर ले दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेटा प्लीज याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये डिटेलिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर रह गया, वो भी बना के दिखा देता हूँ फटाफट। जैसे कि क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं अब आपको सिर्फ समझाने के लिए बेटा फटाफट कर दूंगा प्लीज मैं इसको। अगर मैं देखूं तो मेरे पास 17 प्रोटॉन है और 18 बेटा न्यूट्रॉन है, आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो इसके अंदर। अच्छा, पहला जो शेल है आपको मैंने बता दिया बेटा 2 होगा तो 1 एंड 2 हो गया। दूसरे शेल में अगर मैं बात करता हूं बेटा तो 8 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तीसरे शेल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा आपके। 1, जब आप इसको बनाएंगे तो कंपास से अच्छा सा बनाना, गंदा सा मत बना देना। 5, 6 एंड 7, ठीक हो गया। इसमें यार एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो मेरे पास क्या बनेगा आपको पता ही है, आप अच्छे तरह जानते हो यार, समझदार हो आप लोग। यहाँ पे 7 था ना, अब इसमें 8 हो जाएंगे, जैसे मैंने दिखाया 8 हो जाएंगे। सो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपके पास 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन। अंदर तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा बेटा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में फर्क पड़ रहा है बस आपके। सो जो पहला होगा उसमें 2 होंगे, लगा दिए। उसका जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और जो आखिरी वाला होगा तो 7 तो उसके खुद के ही थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 तो इसके खुद के ही थे बेटा। एक एक्स्ट्रा जो अभी आया है इसमें, ये वाला एक एक्स्ट्रा इसमें आया है जो हमने ऐड किया है। बस इसी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
देखिए आई होप आपको अच्छे से बेटा ये तो समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, है ना। इजी है, आई होप आप कर लेंगे, कोई इश्यू तो है नहीं बेटा इसके अंदर, राइट। वेरी गुड। अब हम बेटा इसके बाद हमने ना कुछ और बातें स्टडी करनी है, जल्दी से हम वो भी स्टडी कर लेते हैं अब, ठीक है। ऑलराइट, देखिए बेटा बहुत ही आसान है। तो अब हम बात करेंगे बेटा जी कि नोबल गैस क्या होता है बेटा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी पॉइंट आपका रह जाए, आपका हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि बेटा नोबल गैस क्या होते हैं, नोबल गैसेस क्या होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनको ही हम कहते हैं बेटा इनर्ट गैसेस, इन्हीं को ही बेटा हम कहते हैं इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो मेरे पास एक नोबल गैस है बेटा, इसी को ही हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। अब ये क्या चीज है बेटा, देखो ध्यान से। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं बेटा जिनके आउटरमोस्ट शेल में या तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा ये सिर्फ एप्लीकेबल है अगर उसके बाद एक ही शेल है तो। अगर मेरे पास जैसे एग्जांपल हीलियम, हीलियम में 2 and 4 लिखा जाता है बेटा, इसका एक ही शेल है और एक शेल में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये नोबल गैस या इनर्ट गैस है। अगर एक से ज्यादा शेल हैं तो आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। देखिए बेटा अगर एक शेल है तो फिर दो ही होने चाहिए, अगर एक से ज्यादा है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बेटा। इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ना तो ये गेन करता है, मतलब कैन नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो लूज करता है, इसका मतलब क्या हुआ, सो दे आर केमिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव। याद है बेटा मैंने अभी क्या बताया था कि केमिकल रिएक्शन के लिए आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन यहां तक अगर मैं नोबल गैस की या इनर्ट गैस की बात कर रहा हूं बेटा, इनका काम क्या है, मतलब इनका कोई काम नहीं बेसिकली। इनके आउटरमोस्ट शेल में अगर एक शेल है तो दो है, तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है आपके। क्योंकि ना ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ये लूज करता कोई इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर पाते, मतलब दे आर केमिकली इनएक्टिव इन नेचर। अब बात मन में आती है, सर जी ये बताइए कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का क्या मतलब है। तो आपको मैं प्रॉपर लिख के बताता हूं बेटा कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, बेटा प्लीज इसको अच्छी तरह लिख लेना, ठीक है, इज द कंबाइनिंग, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट एलिमेंट, ठीक है, विद विद अदर एलिमेंट एंड इज इक्वल टू the number of electrons, number of electrons that take part in, that take part in chemical reaction, chemical reaction। बहुत सिंपल है बेटा। जब हम वैलेंसी के बारे में बात करते हैं ना, किसी एलिमेंट में वैलेंसी का मतलब क्या है, देखिए बेटा सिंपल सी बात है, वैलेंसी किसी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है विद अदर एलिमेंट, एंड उसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। एग्जांपल देता हूं, मैंने सोडियम क्लोराइड का आपको एग्जांपल दिया है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर सकता है या वो ट्रांसफर करता है क्लोरीन को ताकि NaCl बन सके, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन Na, मतलब सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ वही एक इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 कंसिडर की जाएगी। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है इसलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑफ कोर्स क्योंकि जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन उसमें डेफिशिएंसी है, इसलिए मैं उसको +1 लिखूंगा, और जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको बेटा मैं -1 का नाम दूंगा। अब मैं आपको किसी की वैलेंसी कैसे जस्टिफिकेशन देते हैं बेटा, कैसे उसको समझा जाता है वो बताऊंगा, लेकिन इस यहीं पे बता देता हूं बेटा आपको, रीजन मैं बाद में समझाता हूं कि
देखिए बेटा एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 या 3 आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेटा जी यही नंबर उसकी वैलेंसी होगी, यही नंबर क्या होगी उसकी वैलेंसी। जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करूं, ठीक है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम की बात करूं तो उसमें 2 होते हैं, राइट, तो उसकी वैलेंसी क्या है 2। एल्यूमिनियम की बात करूं उसके आउटरमोस्ट शेल में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से बेटा हम क्या कहेंगे कि उसकी वैलेंसी क्या है 3 है। और क्योंकि ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अपने लूज करते हैं, इनमें आ जाएगा +1 +2 एंड +3 उनकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बेटा वो एलिमेंट्स की जिनके आउटरमोस्ट शेल में बेटा 4 या 5 या 6 या 7 होते हैं, उनकी वैलेंसी के लिए आपको इन नंबर को 8 से माइनस करना पड़ेगा। किससे 8 से। जैसे कि इसमें हो जाएंगे 4 इसकी वैलेंसी है, इसका 3 वैलेंसी है, इसकी 2 वैलेंसी है, इसकी 1 वैलेंसी है, मतलब 8 नंबर से माइनस करना होता है। इसकी कितनी वैलेंसी है 1 वैलेंसी है, 8 से माइनस करना पड़ेगा इसको। और क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जिसकी वजह से बेटा में नेगेटिव चार्ज आता है, तो जैसे कि इस पे -1 -2 -3 -4। वैसे तो यार मैं तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊंगा कि जो 4 नंबर वाले होते हैं ना, वो ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं बेटा, वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो मैं आगे जाके समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए उसकी वैलेंसी 4 है। प्लस माइनस डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है। आई होप आपको बेटा ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल बेटा यही है कि रीजन क्या है इनके केमिकल एक्टिविटी ऑफ, मतलब केमिकल एक्टिविटी होने का रीजन क्या है, क्यों उतने केमिकल एक्टिव हैं बेटा आपके। तो एक सिंपल सा आपको एग्जांपल ही दूंगा, एक सिंपल सा इसका आंसर देता हूं बेटा। हर एक एटम मानता हूं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे सोडियम की बात करूं 11 नंबर है, न्यूट्रल है बिल्कुल। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो मेरे पास 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन बेटा जी प्रॉब्लम ये है कि ये एटम अनस्टेबल है। कोई भी पर्टिकुलर एटम स्टेबल कब होता है बेटा जी, कोई भी पर्टिकुलर एटम आपका तब स्टेबल होगा जब उसके आउटरमोस्ट शेल में अगर एक शेल है, तो अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक शेल है, अगर एक से ज्यादा शेल है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसको लॉ ऑफ ड्यूप्लेट या लॉ ऑफ ऑक्टेट कहा जाता है। अब बोलेंगे सर ये क्या मतलब बता दिया आपने, मैं आपको समझाता हूं बेटा। अभी आपने नोबल गैसेस के बारे में स्टडी किया था, ये देखो ये आपने किया है ना नोबल गैस के बारे में। अब आप देख सकते हो बेटा इन टोटल अगर आप देखो तो मेरे पास यहां पर 6 हेलोजन, यहां पे हेलोजन नहीं बोलूंगा सॉरी, 6 क्या है इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है। अब इन 6 इनर्ट गैसेस की अगर मैं बात करूं तो पहला हमारे पास है हीलियम, दूसरा बेटा नियोन, आर्गन है, ये क्रिप्टन है, ये जिनोन है, और ये रेडोन है आपका, ठीक है, रेडन, जिसको रेडन बोलते हैं या रेडोन बोलते हैं इसको। इनकी खास बात आपने गौर करी बेटा, अगर आप इनकी खास बात को देखेंगे तो आपको पता लगेगा इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या क्या हो रहा है। ध्यान से देखो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो मैं बोलना चाहता हूं आपको। अगर तो बेटा मैं बात कर रहा हूं इसकी हीलियम की, क्योंकि इसमें एक ही शेल है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 ही दिख रहे हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा जी अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्या नाम है मेरा, नियोन की, आर्गन की, क्रिप्टन की, जिनोन की, अगर इन सब की मैं बात कर रहा हूं तो इनके पास एक से ज्यादा शेल है और इनके आउटरमोस्ट शेल में देख रहे हो 8 8 8 8 8 8 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए बेटा दे आर हाईली स्टेबल इन नेचर, और ये इतने स्टेबल होते हैं दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। अरे सबसे बड़ी बात है ये किसी के साथ क्या रिएक्ट करेंगे, खुद के अपने अपनों के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। मतलब कभी भी आपने जैसे होता नहीं है जैसे नियोन है ना, नियोन एक अकेला एटम आपको दिखाई देगा, Ne2 नहीं आपको ऐसे दिखाई देगा, वो अपने आप के साथ भी कंबाइन नहीं करता, इंडिविजुअल रहते हैं। दे आर वेरी नॉन रिएक्टिव इन नेचर, वेरी नॉन रिएक्टिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल यार पहले से फेल्ड है। अब मैंने क्या बताया था, जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 3 से ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप उसको 8 से माइनस कर दोगे, यही बोला था ना मैंने। तो हीलियम को छोड़ दो, मैंने पहले ही कहा था बेटा हीलियम के जो क्योंकि एक ही शेल है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन इनकी बात करते हैं यार, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 8 है। अगर मैं 8 8 से माइनस करूंगा तो इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0, मतलब क्या, इनकी कोई वैलेंसी नहीं है। और वैलेंसी का मतलब क्या था, कंबाइनिंग कैपेसिटी थी, तो ये कंबाइन ही नहीं करते बिल्कुल भी। समझ में आया? सो बेटा जी हमेशा ये बात को याद रखना जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है।
तो अगर एक शेल है तो दो, अगर एक से ज्यादा है तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, क्या होंगे बेटा यहाँ पे, एक से ज्यादा है तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके होने चाहिए। क्लियर हो गया? सो एक बात याद रखें बेटा कि वो पर्टिकुलर एटम्स आपके इनएक्टिव होते हैं। मैं आपके लिए एक लाइन लिखने लगा हूं, प्लीज इसको लिख लेना बेटा, आप भी इसको लिख लेना। दैट इज वो पर्टिकुलर एटम बेटा आपके केमिकली एक्टिव होते हैं, केमिकली एक्टिव होते हैं, जिनके पास है बेटा विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब ये, यार देखो वो पर्टिकुलर एटम्स जो है ना जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, बस वो बेटा केमिकल रिएक्टिव होते हैं। अब वो कितने ज्यादा केमिकल रिएक्टिव होंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है यार कि कितना इनकम्प्लीट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से इनकम्प्लीट है, दो से इनकम्प्लीट है, या उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या वो एक इलेक्ट्रॉन देख के अपना बन सकता है। मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्टिव जो नेचर होती है बेटा आपकी, वो सारी केमिकल जो नेचर है वो इस बात पे डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके। ठीक है, एक बात बेटा अच्छे से समझ लीजिए, मैं एक पॉइंट आपके लिए और लिख रहा हूं बेटा आपका, यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑफ एटम contribute contribute in the formation of in the formation of molecule। आपको बता दो चुका हूं यार कि जैसे सोडियम है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक सिंपल सी बात है, दोनों चाहते हैं मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाए। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और अगर यही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें डेफिशिएंसी होने की वजह से पॉजिटिव इसमें -1 बन जाता है। बेटा सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, दो ऑपोजिटली चार्ज आयन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है, जिसको कूलम फोर्स भी हम कहते हैं, जिनकी वजह से बेटा इनके ये आपस में कंबाइन करते हैं, इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, आयनिक, दैट इज आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल अच्छी तरह आगे भी स्टडी करेंगे, अभी के लिए जस्ट बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब ना बेटा सबसे बड़ा सवाल हमारे पास क्या यहाँ पे पैदा होता है, बेटा ये समझना हमें सबसे बड़ा सवाल क्या पैदा होता है यहाँ पे। बेटा सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वाई डू एटम्स कंबाइन, भाई क्यों कंबाइन करते हैं, क्या रीजन है इनके बीच का। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा कि दैट इज कोसल एंड लेविस, राइट, क्या था 1916 में, ठीक है ना, उन्होंने मिलकर एक थ्योरी सामने लेके आए जिसका नाम था बेटा ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, और इसका एक और नाम भी था, वो भी मैं लिख देता हूं बेटा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है जी। सो कोसल एंड लुईस ने 1916 में खुद इंडिपेंडेंटली काम करके दो थ्योरी सामने लेकर आए थे, और उस थ्योरी का नाम था ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंसी या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। और उनके अकॉर्डिंगली ये कहना था कि द रेयर, पहली बात तो मैं आपको समझा दूं, उसके बाद उसके क्या स्टेटमेंट है वो भी आपको मैं लिख के बताता हूं। पहले तो ये था द गैसेस रेयर गैसेस मतलब नोबल गैसेस की बात आ रही है, हैव हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन, ठीक है, ये था। अच्छा अब उसमें क्या लिखा हुआ था मैं आपको वो बता देता हूँ बेटा क्या है। आ, वो स्टेटमेंट में ये कहा गया था, अगर आप ध्यान से देखें, पढ़ लेना बेटा, उसको हमें इसको लिख लेना कि द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट, द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स other than inert gas, of course, other than
द इनर्ट गैसेस, आई थिंक बेटर वर्ड रहेगा, कंबाइन, बिकॉज, बेटा ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं कि क्यों कंबाइन करते हैं, बिकॉज दे हैव दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल and tend to attain a stable configuration. ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से इस चीज को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। कहता है कि जितने भी एटम है बेटा, अदर देन द इनर्ट गैसेस को छोड़ दो बेटा, उसके अलावा जो भी अगर एटम की बात करें, अगर आप उनके वैलेंस शेल की बात करें तो वो इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है। इनकम्प्लीट, जैसे सोडियम के पास एक है यार लेकिन सात नहीं है, क्लोरीन के पास सात है बट फिर भी आठ नहीं है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में एट नहीं है, उसके अलावा कोई भी नंबर है, तो ये मतलब होता है बेटा आपका। ठीक है, सो वो ये कहता कि यार जहां तक बात करते हैं किसी एटम की अदर देन द इनर्ट गैसेस, उनके आउटर मोस्ट शेल ना इनकम्प्लीट है, तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, आइदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं या शेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, उनके आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड वहां से उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। याद रखें, रेयर गैस सबसे ज्यादा स्टेबल नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्सेप्ट हीलियम। मैंने कहा ना अगर एक शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे बेटा आपके, ये बात याद रखना। तो इन्हीं को बेटा ऑक्टेट रूल भी कहा गया है, ऑक्टेट रूल भी इसी को ही कहते हैं। और जो आउटर, अगर एक शेल है तो आउटर शेल में 2 होने चाहिए, तो उसको डुप्लेट रूल भी इसी को कहा जाता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बातों को समझना है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। क्लियर हो गया। अब बात आती है बेटा फिर से वैलेंसी की डेफिनेशन में क्या फर्क पड़ा, अगर ये समझ में आ गया आपको ये क्या चीज है तो क्या मतलब है इसका। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से पढ़ना बेटा बहुत समझ में आएगा, मैं कहता हूं इसके बाद कभी भी आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड, अभी आपको मैंने क्या बताया था, अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए या तो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, या तो रिसीव करता है, या आपस में शेयर कर लेता है। ठीक है, क्या करने के लिए, टू अटेन, अटेन क्या, टू अटेन द ऑक्टेट, ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। ऑक्टेट मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, अगर एक शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ठीक है, इन द आउटर मोस्ट शेल gives the combining capacity of the element, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितना लूज कर रहा है, कितना शेयर कर रहा है, वो एक्चुअली उस एटम नहीं उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी बेसिकली बता रहा है ऑफ द एलिमेंट, एंड दैट इज इट्स वैलेंसी। समझिए जी बात, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, समझ के देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना लूज करेगा, कितना शेयर करेगा, क्यों, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं, एंड उसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कही जाती है, जिसको हमने वैलेंसी का नाम दिया हुआ है। एक बात याद रखें, जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक ने लिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ने रिसीव, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे जो एटम है उसने रिसीव किया, तो बेटा इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन के, मैं आपको लिख देता हूं बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, मैंने कहा ना एक पॉजिटिव बनता है एक नेगेटिव बनता है, उनके बीच में क्या क्रिएट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो जो एटम्स हैं वो आपस में बाइंड होते हैं, क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन्हीं फोर्सेस का नाम होता है बेटा केमिकल बॉन्ड, इनके आगे नाम बनाए गए, हमने आगे पढ़ा है इसके बारे में कि बेटा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपका। ठीक है,
कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ये सब बात जो जितनी भी बातें हैं बेटा हमने इसके बारे में स्टडी की हुई है। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि सर इसकी डेफिनेशन बता दो, तो लीजिए मैं आपको बेटा इसकी जो डेफिनेशन है वो भी बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। लिख लिए, लिख लो बेटा फटाफट फिर से। ए केमिकल बॉन्ड, a chemical bond may be defined as the force of attraction between the two atoms, दो एटम के बीच में बेटा ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको आपस में बाइंड करता है, that binds them together to form a molecule or as a unit वो एक बन जाते हैं called molecules। तो molecules को बनाने के लिए तो कि मैंने आपको बताया ना कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम के बीच में लग रही है ताकि वो बाइंड होकर एक सिंगल यूनिट बन जाए, उसी सिंगल यूनिट को हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो बेटा ये है आपका केमिकल बॉन्ड, ये है आपकी वैलेंसी, एंड आई होप फाइनली आप अच्छे से समझ गए होंगे बेटा वैलेंसी का मतलब क्या होता है, क्यों उनको इन सब की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी किया। हमने ये जाना कि एक्चुअली में किसी पर्टिकुलर एटम को मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आयंस बनते हैं, क्या होता है बेटा पॉजिटिव आयन, क्या होता है नेगेटिव आयन। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पॉजिटिव आयन वो बेटा जो पॉजिटिव आयन बनते हैं ना उसको हम कहते हैं दैट इज एनायन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन है ये नेगेटिव चार्ज, इसको एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको एनायन कहा जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज एटम को एनायन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन का नाम देते हैं। एंड जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देता है, और क्योंकि ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस क्लोरीन को मैं बोलूंगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।